नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपनी बात करेंगे प्राचीन भारत के जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है लौह युग। इससे पहले हम प्राचीन काल के मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल आदि की बात कर चुके हैं, किंतु आज अपनी बात करेंगे लौह युग और ताम्र पाषाण संस्कृतियों की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर करेंगे ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। आपके लिए हर कार्य निःशुल्क कर रहा हूँ, तो अब अपने शुरू करेंगे आपका अधिक समय वेस्ट नहीं करते हुए। लौह युग। अब लौह युग की बात करें, भारत में लौह का बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस आईएएस में आ चुका है। भारत में लौह का प्राचीनतम प्रमाण गंगा की सहायक काली नदी के किनारे स्थित अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि भारत में प्राचीनतम लोहे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, अंतर्जी खेड़ा से, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यदि एक क्वेश्चन और बन जाता है, मैं देखो विद्यार्थियों हर बार बोलता हूँ कि पेपर का जो पैटर्न हो रहा है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। परंपरागत क्वेश्चनों के स्थान पर ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं जिसकी कोचिंग वाले जो रटे टाइप पैटर्न पर चलते हैं उनको भी उम्मीद नहीं होती है। अंतर्जी खेड़ा कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित था? काली नदी के। काली नदी, काली किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी है। अंतर्जी खेड़ा की खोज 1861-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यदि क्वेश्चन बन जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्जी खेड़ा की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861-62 में की थी। किंतु यहाँ पर उत्खनन का कार्य किसने करवाया था? ठीक है, वह करवाया था आरसी गौड़ ने। आरसी गौड़ ने। यदि पूछ ले कि अंतर्जी खेड़ा में उत्खनन का कार्य किसने कराया था, तो आरसी गौड़ ने। अब बात कर लेते हैं अंतर्जी खेड़ा की खुदाई में धातु शोधन करने वाली भट्टियों के अवशेष मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्जी खेड़ा, क्वेश्चन बन जाएगी कहाँ से धातु शोधन करने वाली भट्टियों के अवशेष मिले, तो कहाँ से मिले? अंतर्जी खेड़ा से मिले। भारत में मध्य प्रदेश की अगरिया नामक जनजाति जो आदिम काल से देसी तकनीक से लोह का निर्माण करती थी, लोहे को यानी कि तैयार करती थी। यदि प्रश्न बन जाए, देखो एमपीपीसीएस में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति प्राचीन काल में देसी तकनीक से लोहे का निर्माण करती थी, तो कौन सी जाति? अगरिया जनजाति। राजस्थान में लोहे के प्राचीनतम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी पूछ चुकी है पहले प्रश्न। राजस्थान में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आहड़ से मिलता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु में पेरुम्बर से मर्द बांडों के साथ लौह सामग्री प्राप्त हुई। यदि पूछ ले कि तमिलनाडु के किस स्थान से मर्द बांडों के साथ लौह सामग्री भी प्राप्त हुई है, तो उत्तर क्या होगा? पेरुम्बर से। सर्वप्रथम हित्ती जाति, देखो हित्ती जाति ने सर्वप्रथम लोहे का उपयोग किया था, जो कि मध्य एशिया में 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व शासन करती थी। ठीक है, हित्ती जाति ने 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग किया था। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? बागज कोई शिलालेख से इस बात का उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम लोहे का उपयोग हित्ती जनजाति या हित्ती नामक जाति ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। वाजसनेयी संहिता, अब बात करेंगे देखो वाजसनेयी संहिता की। वाजसनेयी संहिता में उल्लेखित लौह तथा श्याम का तात्पर्य क्रमश तांबे तथा लोहे के अर्थ में ग्रहण किया गया है। वाजसनेयी संहिता में उल्लेखित लौह तथा श्याम का उल्लेख क्रमश किसके रूप में किया गया? तांबे, लौह का तांबे के लिए किया गया है, ठीक है, तथा श्याम का लोहे के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में उल्लेखित श्याम अयस का तात्पर्य क्या है? लौह धातु से। यदि क्वेश्चन बन जाए, देखो श्याम अयस, यदि पूछ ले श्याम अयस जिसका तात्पर्य लौह धातु से, किस ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है, किस वेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो अथर्ववेद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में कथन के रूप में 2-3 बार आ चुका है।
अब एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि काटक संहिता, काटक संहिता, काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले बाहरी हलों का उल्लेख मिलता है। यदि पूछ ले 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले बाहरी हलों का उल्लेख किस संहिता में मिलता है, तो काटक संहिता में मिलता है, काटक संहिता में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम एंड अगेन आपको बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है काटक संहिता। इस काल के लोग विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित धूसर या गैरिक मर्दबांड भी कहा गया है। यदि पूछ ले जो लौह काल के लोग एक विशिष्ट मर्दबांड का प्रयोग करते थे उसे क्या कहा गया है, चित्रित धूसर या गैरिक मर्दबांड उसे कहा गया है, या PWG। कई बार वो क्या होता है कि PWG नाम से भी पूछ लेता है, या लौह चित्रित धूसर मर्दबांड या गैरिक मर्दबांड न देकर पेंटेड ग्रे वायर मतलब PGW दे देता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं, विविध तथ्यों की बात कर लेते हैं। पेंसरा जो कहाँ पड़ता है, बिहार के मुंगेर जिले में पड़ता है। पेंसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल की झोपड़ियों के साक्ष्य मिले जो कि 1 लाख वर्ष पूर्व के हैं। बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की झोपड़ियों के साक्ष्य मिले, तो वह स्थान कौन सा है, पेंसरा। जो जहाँ से जो झोपड़ियाँ मिली है यहाँ से वह 1 लाख ईसा पूर्व की है। बिहार में नवादा, कैमूर व जुमई क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकला भी मिली है। यदि ऑप्शन में दे दे कि भारत में, देखो भीमबेटका तो है ही है, यदि और ऑप्शन दे दे हमें और सारे कि निम्न में से कौन से स्थान प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला गुफा चित्रकला से संबंधित है, तो कौन कौन से, नवादा, कैमूर और जुमई। तो हमें पता होना चाहिए कि यह स्थान भी भीमबेटका, आदमगढ़ आदि के साथ साथ यह स्थान भी गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। बिहार में ताराडीह, सेवार और सोनपुर। बिहार में ताराडीह, सेवार और सोनपुर से, देखो बिहार में सोनपुर, ताराडीह व सेवार से प्रागैतिहासिक काल की तांबे की खाने मिली। यदि पूछ लें कि यार आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है 2001 में कि बिहार में प्रागैतिहासिक काल की जो तांबे की खाने थी वह किन किन जगह पर स्थित थी, तो वह ताराडीह, सेवार व सोनपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुजरात के बनासकांठा से भी तांबे की खान मिली है। यह गुजरात PCS और वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ चुका है कि गुजरात के किस जिले में प्राचीन काल में तांबे की खानें थी, तो बनासकांठा में थी। मानव द्वारा व्यवहार में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, तांबा। यदि क्वेश्चन बन जाए कि मानव द्वारा व्यवहार में में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, तो उत्तर अपना होना चाहिए तांबा, ठीक है, जो कि 5000 ईसा पूर्व प्रयोग में लाई गई थी। तकनीकी दृष्टि से यह हड़प्पा से पहले की है। जो तांबा धातु का जो प्रकाश में आया था, लोगों ने प्रयोग करना चालू किया, तो वह तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के विकास से पहले तांबा धातु प्रकाश में आ चुका था। हमें याद रखना, यदि कथन में पूछ ले कि तांबा धातु कालक्रम की दृष्टि से हड़प्पा से पहले था, हाँ बिल्कुल, तांबा धातु हड़प्पा सभ्यता के विकास से पहले ही प्रकाश में या उपयोग में आने लग गया था, किंतु कालक्रम से ये हड़प्पा के बाद की है। किंतु कालक्रम की बात चल रही है, तकनीकी दृष्टि से तो पहले, किंतु कालक्रम की दृष्टि से बाद में। गैरिक रंग मर्दबांड इस संस्कृति के विशिष्ट मर्दबांड थे। गैरिक रंग के मर्दबांड इस संस्कृति के विशिष्ट मर्दबांड थे, जबकि काले व लाल मर्दबांड सर्वाधिक प्रचलित थे। अब बात कर लेते हैं, देखो उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, UPPCS में आ चुका है। ये उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का केंद्र था।
था। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग मुख्यतः ग्रामीण लोग थे। कौन थे? मुख्यतः ग्रामीण लोग थे। वे पहाड़ियों व नदियों के पास रहते थे। यदि क्वेश्चन बन जाए कि ताम्र पाषाणिक काल के लोग किस प्रकार के लोग थे, ताम्र पाषाणिक काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण थे, वे नदियों व पहाड़ों में रहते थे। पहाड़ों में रहने का जो मुख्य कारण था वो सुरक्षा की दृष्टि से और नदियों के किनारे रहने का कारण यह था कि उन्हें आसानी से भारत में ताम्र पाषाण युग के क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यदि पूछ ले राजस्थान में ताम्र पाषाण संस्कृतियों के केंद्र कौन कौन से थे, तो बनास घाटी में स्थित अहाड़ व गिलुंड, बनास घाटी में स्थित अहाड़ व गिलुंड ताम्र पाषाण संस्कृतियों के केंद्र थे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा व एरण, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा व एरण पश्चिमी महाराष्ट्र व दक्षिणी पूर्वी भारत है। चिराद, खैराडीय पश्चिमी बंगाल, चिराद, खैराडीय पश्चिमी बंगाल, महिषदाल और पांडु राजार डीबी, पांडु राजार डीबी में भी ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। लोक प्रयोक्ता संस्कृतियों के प्रमुख स्थल चित्रित धूसर मर्दबांड संस्कृति, चित्रित धूसर मर्दबांड संस्कृति जिसे गैरिक मर्दबांड संस्कृति भी कहा जाता है, गैरिक या PGW गैरिक मर्दबांड संस्कृति भी कहा जाता है। यह मुख्यतः कहाँ थी? सिंधु गंगा जल विभाजक, सिंधु गंगा जल विभाजक मतलब सिंधु और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र, ठीक है, जिनको गंगा और सिंधु नदी के द्वारा विभाजित किया जाए उस तक के बीच के क्षेत्र तक की जो संस्कृति थी वह चित्रित दूसरी मर्दबांड संस्कृति कहलाती थी। तथा ऊपरी गंगा घाटी, गंगा जो घाटी थी उसके ऊपरी क्षेत्र जिसमें अहिछत्रपुर, आलमगीरपुर, अल्लाहपुर, हस्तिनापुर व जखेड़ा व रोपड़ शामिल थे। अहिछत्रपुर, आलमगीरपुर, अल्लाहपुर, जखेड़ा, रोपड़ और हस्तिनापुर सम्मिलित थे। मध्य भारत में मालवा में कौन कौन से क्षेत्र थे? मध्य भारत में बात करें, लो संस्कृति की बात चल रही है, नागदा, उज्जैन व एरण। यदि पूछ ले मध्य भारत में लो संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे तो पता होना चाहिए, नागदा, उज्जैन व एरण। मध्य निम्न गंगा घाटी में चिराद व सोनपुर, देखो इंपॉर्टेंट है, IAS में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र मध्य निम्न गंगा घाटी के, तो चिराद व सोनपुर। और ध्यान देने योग्य बात है, चिराद है वह बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। 4 नदियों के संगम पर है, 4 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी नदियां? गंगा, घाघरा, सोन व गंडक, चिराद। दक्षिण भारत में हल्लूर व आदिम चन्नलूर से मिले हैं इसके अवशेष। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र, माहुरजारी की बात करते हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के माहुरजारी से एक महापाषाण युगीन स्थल पर लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। मतलब अब पूछ ले कि माहुरजारी किस प्रकार का स्थल है, माहुरजारी किस प्रकार का स्थल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र PCS के एग्जाम्स में आ चुका है। महापाषाण युगीन स्थल है और यहाँ से लोहे की कुल्हाड़ी मिली जिसमें 6% कार्बन है, जिसमें 6% कार्बन है, जिसे इस्पात का साक्ष्य माना गया है। हल्लूर कर्नाटक में पड़ता है। हल्लूर से तीरों और भालों के लोहे के सिरे मिले हैं। हल्लूर से तीरों और भालों, यदि क्वेश्चन बन जाए कहाँ से, तीरों और भालों के लोहे के बने सिरे मिले तो कहाँ मिले? हल्लूर से मिले। हल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में। जखेड़ा से लोहे का बना, जखेड़ा से लोहे का बना हल्का फाल मिला। यदि क्वेश्चन बन जाए तो कि कहाँ से लोहे का बना हल्का फाल मिला तो जखेड़ा से मिला है। अब बात कर लेते हैं मध्य पाषाण संस्कृति की। मध्य पाषाण संस्कृति पहली सहस्त्राब्दी मतलब 1000 ईसा पूर्व और ईसवी सन की प्रारंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय भारत विशेषकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक क्षेत्र में पनपी।
यदि एक क्वेश्चन बन जाए कि महाद्वीपीय महापाषाणी संस्कृति कहाँ पनपी, तो उत्तर क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत में ये संस्कृति पनपी। और मुख्य जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत के जो 4 प्रमुख राज्य हैं, दक्षिण राज्य, उसमें ये संस्कृति पनपी। महापाषाण बड़े पत्थरों से बनी समाधि को कहते हैं। यदि क्वेश्चन बन जाए महापाषाण किसे कहते हैं, महापाषाण काल किसे कहते हैं? महापाषाण से बनी बड़ी समाधियों को महापाषाण काल कहते हैं। दक्षिण भारत की वृहद पाषाणिक या महापाषाणिक, दक्षिण भारत की वृहद पाषाणिक या महापाषाणिक, देखो ध्यान देने योग्य बात, दक्षिण भारत की वृहद पाषाणिक और महापाषाणिक कब्रों की खुदाई में लोहे के औजार प्रचुरता से मिले हैं। यदि पूछ ले कि कहाँ दक्षिण भारत की किन संस्कृतियों से लोहे के औजार प्रमुखता से मिले, तो महापाषाणीय या वृहद पाषाणीय संस्कृतियों से, जो कि इस बात का द्योतक है कि दक्षिण भारत के लोगों को लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व में था। आईएएस का कथन है, आईएएस एग्जाम का कथन है, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व लोगों को लोहे का ज्ञान था। दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लोह काल आया। दक्षिण काल में पाषाण काल के बाद, यदि पूछ ले दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? लोह काल आया, क्योंकि यहाँ नवपाषाण अवस्था ताम्र काल में परिवर्तित हो गई, क्योंकि यहाँ पर नवपाषाण अवस्था ताम्र काल में परिवर्तित हो गई, जिससे नवपाषाण ताम्रयुगीन संस्कृति भी कहा जाता है, जिसे नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल ये इतिहास की सफलता जो मुख्य होती है ना, वह रिवीजन पर होती है। थोड़ा सुने, थोड़ा लिखें, थोड़ा पढ़ें, तो जब ये तीनों चीज़ों का समन्वय चल पड़ेगा ना, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति इतिहास में परिपूर्ण नहीं है, यदि दावा करता है तो वह निसंदेह झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र बहुत विशाल और विस्तृत है। कोई व्यक्ति इसमें ये बोल दे कि मेजबान हूँ, तो वह गलत बोल रहा है। महापाषाण काल, ताम्रकांस्य काल, महापाषाण काल, ताम्रकांस्य काल और लौह काल के बीच संक्रांति का काल है। महापाषाण काल है वह ताम्रकांस्य, महापाषाण काल की बात चल रही है, महापाषाण काल है वह ताम्रकांस्य और लौह काल के बीच संक्रांति का काल है। पाषाण काल के लोगों की कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इसके बारे में मैंने बात कर ली है। दक्षिण भारत में महापाषाण काल के लोग धान व रांगी उगाते थे तथा काले व लाल मर्दभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ बिल्कुल वे धान व रांगी उगाते थे, वे काले लाल मर्दभांडों का प्रयोग करते थे। वीडी कृष्णस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और यह भी इम्पोर्टेंट है कि महापाषाण संस्कृति के लोग किस प्रकार के मर्दभांडों का प्रयोग करते थे, तो काले व लाल मर्दभांडों का प्रयोग करते थे। वीडी कृष्णस्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत की महापाषाणी समाधियों कब्रों की खोज हुई। यदि पूछ ले किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत की महापाषाणीय या महाकब्रों की खोज हुई, तो किसके नेतृत्व में? वीडी कृष्णस्वामी के नेतृत्व में। इन कब्रों में 33 प्रकार के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में आया हुआ है, आईएएस में 3 बार आ चुका है कि महापाषाणीय स्थलों से लोहे के कितने प्रकार के उपकरण प्रकाश में है, तो 33 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट है 33 प्रकार के, 33 प्रकार के। कश्मीर के बुरझोम एवं गुफरकाल से भी नड्डूकल व मेनहरी समाधियां मिली है। इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले, कथन में पूछ ले कि क्या कश्मीर के गुफरकाल व बुरझोम से क्या नड्डूकुल या मेनहरी जो कि पाषाण काल की समाधियां होती है, क्या वह मिली है? बिल्कुल मिली है। राजस्थान में, ये देखो इंपॉर्टेंट, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में महापाषाण संस्कृति के अवशेष अरावली पर्वतमाला से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान में महापाषाणीय संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? अरावली पर्वतमाला क्षेत्र से। हल्लूर स्थल नवपाषाण व महापाषाण के बीच संक्रांति
स्थल है, हमने इसके बारे में बात कर ली है। तमिलनाडु में आदिचनल्लूर नामक स्थान से पूर्व ऐतिहासिक काल की समाधियों के साथ उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यदि कथन के रूप में आ जाए तो आपको इसको कर देना है कि तमिलनाडु के आदिचनल्लूर नामक स्थान से पूर्व ऐतिहासिक काल के समाधियों के साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, विभिन्न संस्कृतियों और उसके कालक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति का कालक्रम क्या 1700 से 1200 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व। हाड़ संस्कृति जो कि राजस्थान वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान के अन्य कंपटीशनों की तैयारी करते हैं विशेषकर, तो उनके लिए 2100 से 1500 ईसा पूर्व। गैरिक मर्दबान संस्कृति, गैरिक मर्दबान संस्कृति हमको पता है कि लो युग की संस्कृति है। इसको चित्रित दूसरा मर्दबान संस्कृति यानी कि PGW भी कहा जाता है, PGW भी कहा जाता है, और यह 2000 से 1500 ईसा पूर्व की है। यदि गणेश्वर संस्कृति की बात करें जो कि नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई, तो उसका कालक्रम 2800 से 2200 ईसा पूर्व है। यदि गणेश्वर की बात कर लें, गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति, जोधपुरा जो संस्कृति है वह जयपुर के साहबी या साबी नदी के किनारे स्थित है, और मुख्य बात यह है कि दोनों का कालक्रम एक ही है, 2800 से 2200 ईसा पूर्व। सीकर के नीम का थाना क्षेत्र में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर गणेश्वर एक ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। यदि क्वेश्चन बन जाए कि गणेश्वर किस काल का प्रमुख केंद्र था, तो ताम्र पाषाण काल का प्रमुख केंद्र था। इसका उत्खनन 1977 में किसने किया? RC अग्रवाल व विजय कुमार ने, प्लस विजय कुमार। यदि पूछ ले कि यह सभ्यता कब प्रकाश में आई थी, यदि पूछ ले कि यह सभ्यता कब, इसकी खोज कब हुई थी, खोज तो 1972 में किसने की थी? RC अग्रवाल ने। ठीक है। गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी। इस स्थल में जो खेतड़ी के जो तांबा क्षेत्र थे, जो इस स्थल से तांबे की आपूर्ति प्रदान करने का प्रमुख केंद्र था। गणेश्वर से तांबे के तीर, गणेश्वर से तांबे के तीर भाले, गणेश्वर से तांबे के तीर भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां व छेनी आदि मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ने के कांटे बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान की किस सभ्यता से तांबे के बने मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, तो कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? गणेश्वर से। गणेश्वर के लोग मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे और कृषि थे, वो सिर्फ बहुत ही आंशिक रूप से कृषि करते थे, यानी कि मुख्य रूप से मांसाहारी थे। जोधपुरा संस्कृति पूर्वी राजस्थान के साहिबी या साबी नदी के किनारे विकसित हुई, साबी या साहिबी नदी के किनारे विकसित हुई। जोधपुरा जयपुर जिले में स्थित है। देखो राजस्थान में मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है कि नौ संस्कृति व जोधपुरा संस्कृति, नौ संस्कृति व जोधपुरा संस्कृति लोहकालीन यदि बन जाएगी, ये किस काल की है, क्वेश्चन बन जाए तो लोह कालीन है, लोह कालीन सभ्यता है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि नौ सभ्यता किस कालखंड की सभ्यता है, तो जोधपुरा सभ्यता किस कालखंड की सभ्यता, तो उत्तर क्या होगा? लोह काल की। बनास घाटी, यह इंपॉर्टेंट है, बनास घाटी आड़ संस्कृति कालक्रम 2100 से 1500 ईसा पूर्व। बनास नदी घाटी की ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र, मतलब इसमें जो बनास घाटी सभ्यता थी उसमें आहाड़, गिलुंड आदि सभी क्षेत्र सम्मिलित थे, जिसमें आहाड़, गिलुंड, मरमी और बालाथल भी शामिल थे। ठीक है, इसको सम्मिलित रूप से बनास घाटी सभ्यता या आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें मरमी भी शामिल था, बालाथल भी शामिल था। बालाथल कहाँ पड़ता है? बालाथल उदयपुर की वल्लभ नगरी तहसील में पड़ता है। ये सभी क्षेत्र इसमें जब सम्मिलित हो गए तो इनको विस्तृत रूप से बनास सभ्यता कहा गया।
यह बनास नदी घाटी में अवस्थित थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। आहड़ सभ्यता यदि पूछ ले किस प्रकार की सभ्यता है, तो हमें पता होना चाहिए ताम्र पाषाण सभ्यता होती है। देखो हमें एक बात याद होनी चाहिए, यदि ताम्र पाषाण संस्कृति की बात कर ली जाए कि ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग किस प्रकार के लोग होते हैं, तो ये याद रखना, ताम्र पाषाण सभ्यता के लोग सदैव ग्रामीण प्रवेश के लोग होते हैं। यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग काला और लाल होने के कारण इसे काले लाल मर्दभांड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आहड़ सभ्यता या बनास सभ्यता के जो मर्दभांड किस प्रकार के हैं, वह है काले और लाल मर्दभांड, काले और लाल मर्दभांड, जिनको कहा जाता है ब्लैक एंड रेड वायर कल्चर, यानी कि BRWC। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आहड़ की। आहड़ के उदयपुर जिले के बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित थी। बेड़च नदी के किनारे आहड़ के उत्खनन से कितने सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं? कितने सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं? सांस्कृतिक चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने? 15 चरण। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, मोहनजोदड़ो की, तो कितने? 7। यदि कालीबंगा की बात करें तो 5, रोपड़ की बात करें तो 5 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। बेड़च नदी उदयपुर के निकट गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और भीलवाड़ा बिगोद के समीप बनास नदी में मिल जाती है। उदय सागर तक बेड़च नदी को आयड़ या आहड़ नदी कहा जाता है। ठीक है, आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवंती या तांबावती अर्थात तांबा निकालने की जगह। इसका समय 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का है। यदि समय पूछ ले कि इसे ताम्रवंती किस सभ्यता को कहा जाता था, तो आहड़ को कहा जाता था। और इसका जो कालक्रम है वह 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का है। आहड़ में सर्वप्रथम उत्खनन, देखो इंपॉर्टेंट है, आहड़ में सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में, आहड़ की बात चल रही है साथियों, आहड़ में सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने करवाया। 1954 से 56 के बीच रतन चंद्र अग्रवाल, और 1954 से 56 के बीच में रतन चंद्र अग्रवाल ने बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार RS में आ चुका है, 1-2 बार क्वेश्चन ये, और संभावना रहती है। और 1961-62 की बात करें तो HD सांकलिया, जो कि पूना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उनके नेतृत्व में इसका उत्खनन किया। देखो उत्खनन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूर्व में बता चुका हूँ, उत्खनन से आहड़ संस्कृति के 15 चरण प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अब मैं बोल रहा हूँ पेपर आजकल परंपरागत तरीके से आते हैं, क्यों? कोचिंग धराशायी हो रही है। 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आते हैं, उसी को घुमा फिरा के दिखाते रहते हैं, ये हमारे आए, किंतु नहीं आते, क्योंकि वही उनके पास वो तजुर्बा नहीं है, भी एक्सपीरियंस, पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है, पेपर तैयार कैसे होते हैं। पेपर में बोल रहा हूँ कि आजकल विविधताओं से परिपूर्ण पेपर आ रहे हैं, वो पुराने फॉर्मेट के पेपर अब नहीं आते। आप आकलन कीजिए, यदि आप 2008 के पेपर को 2010 से और फिर 12, 13, 15 और अब आप पेपर का जो का कंपेरिजन करेंगे, तो उसमें आप रात दिन का अंतर पाएंगे कि पेपर के लेवल में क्या अंतर आता जा रहा है। तो अब यदि आप इसको देखेंगे तो आप एक बेसिक नज़रिया आपका विकसित होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 8 से 6 ताम्र मुद्राएं, देखो 8 से 6 ताम्र मुद्राएं, 3 मुहरें यूनानी भाषा में 1 लेख। 8 से 6 ताम्र मुद्राएं, 3 मुहरें यूनानी भाषा में लेख युक्त 1 मुद्रा। गेहूं जवार व बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। पैरों से चालित आटा पीसने की चक्की, देखो आहड़ की जो मुख्य चीजें, देखो ध्यान योग्य देने योग्य बातें हैं। पैरों से चालित आटा पीसने की चक्की आहड़ से मिली है। रसोई घरों में सिलबट्टे भी आहड़ से मिले हैं। सूत काटने के चरखे भी मिले हैं। मिट्टी व तांबे के दीपक, देखो इंपॉर्टेंट है, यदि पूछ ले मिट्टी और तांबे के दीपक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह आहड़ से प्राप्त हुए। और लोहे की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई है। आहड़ से प्राप्त बैल की मणिमूर्ति को बनासियल गुल भी कहा जाता है। मतलब बैल की एक मिट्टी की मणिमूर्ति प्राप्त हुई, यानी कि मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई, उसे क्या कहा जाता है? बनासियल
बुल भी कहा जाता है। और ये कहाँ से मिला? बनास या आड़ सभ्यता से। आड़ के प्राचीन नाम मैं आपको बोलता हूँ, धूलकोट भी पूछ सकता है एग्जामिनर, धूलकोट भी पूछ सकता है, धूलकोट भी पूछ सकता है, वह अघाटपुर भी पूछ सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आड़ से अनाज रखने के बड़े मर्दबान मिले हैं जिनको स्थानीय भाषा में गोरे कोठे कहा जाता है। यदि बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? यदि प्रश्न बन जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? आड़ से मिला है। एचडी साकलिया आड़ में सूक्ष्म पाषाण उपकरण उनको नहीं मिले हैं। आड़ से तांबे के उपकरण बहुतायत में मिले हैं, ठीक है। आड़ के लोगों को धातु कर्म का ज्ञान था। यदि क्वेश्चन बन जाए क्या आड़ के लोगों को धातु क्रम का ज्ञान था? बिल्कुल, आड़ के लोगों को धातु क्रम का ज्ञान था, ठीक है। एचडी साकलिया महोदय भी आड़ के उत्खनन से जुड़े रहे हैं, किंतु वहाँ उन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। आड़ से पत्थर की कुल्हाड़ियों या फलकों, आड़ से पत्थर की कुल्हाड़ियों, यदि क्वेश्चन बन जाए कथन के रूप में आ जाए कि क्या आड़ से पत्थर की कुल्हाड़ी या फलकों का मिलना संभव हुआ है? नहीं, वहाँ से बिल्कुल भी पत्थर की कुल्हाड़ी व पत्थर के फलकों का मिलना संभव नहीं हुआ है। साथियों, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको राजस्थान और भारतीय इतिहास, राजस्थान की जो संस्कृति के बिंदु जो भारतीय इतिहास में आए हैं आपको पसंद आए होंगे। देखो, अपना मुख्य उद्देश्य आपको कम से कम समय में एक वीडियो में कम से मैक्सिमम चीज़ें उपलब्ध कराना है, क्योंकि विद्यार्थियों को जो समय होता है वह अमूल्य होता है। उसे यदि अपने शेर व शायरी और फालतू के बातें करके गंवाएं तो उसका कोई उपयोग नहीं है। और जो पॉजिटिव रहिए, खुद के अंदर जोश रखिए। यदि आप पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। किसी की मोटिवेशन की हर बार मैं आपको बोलता हूँ, आप सकारात्मक लोगों से मोटिवेशन लीजिए जिन्होंने जीवन में कुछ पाया है। आप उन लोगों से सीखिए। समाज की आप एक किसी भी व्यक्ति से आप सीख सकते हैं जो जीरो से हीरो बना है। तो आपको ये नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि पढ़ना भी एक तपस्या। यदि आप प्रतिदिन पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ेंगे, तो विश्वास रखिए आप जो चाहेंगे वह पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, क्योंकि सभी कार्य निःशुल्क आपके सेवार्थ कर रहा हूँ और उद्देश्य केवल यह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में चयनित हो। जय हिंद,